Hello commandos, welcome to Biomentor's classes online. So today it's a chapter from class 12 physics and the name of the chapter is electromagnetic induction. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फिनोमिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आखिर होता क्या है. तो हम कहते हैं कि किसी भी कंडक्टिंग कॉइल के अंदर में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, इस फिनोमिना को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ईएमएफ इंड्यूस होना मतलब ईएमएफ डेवलप होना. तो किसी भी कंडक्टिंग कॉइल में से चेंज होने वाले फ्लक्स के कारण उस कॉइल में या उस कंडक्टर में जो ईएमएफ डेवलप होता है, ये जो फिनोमिना है इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है. अब जब यहां पर बात हो रही है मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज है भाई? तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम कहते हैं द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली. नॉर्मली का मतलब है परपेंडिकुलरली थ्रू अ गिवन सरफेस एरिया. किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही हैं, इस क्वांटिटी को कहा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स. और मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन किया जाता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है. इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा बी ए कॉस थीटा. कहानी देखो, मैग्नेट ईएमआई की कहानी में क्या है? फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना है. तो भैया पहले हमने मैग्नेटिक फ्लक्स ये समझा. तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ये जो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये आपके किस चीज को बतला रही हैं? ये आपके मैग्नेटिक फील्ड को बतला रही हैं. एरिया, इसमें से परपेंडिकुलर कितना मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, ये फ्लक्स के डेफिनेशन में यहां पर काम आ रहा है. तो यहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है वो कहीं ना कहीं बेटा एंगल पर डिपेंड करता है. किस पर डिपेंड करता है? एंगल पर डिपेंड करता है. तो उसकी डिपेंडेंसी क्या है, इसको हमें समझना है. तो यहां पर देखिए कि फाई बराबर आपने लिखा है बी ए कॉस थीटा बराबर है. तो यहां पर सिंपल सी बात यह है कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो जो फ्लक्स है वो आपका मैक्सिमम होगा. फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम. और थीटा जो है वो यदि 90 डिग्री है तो भैया फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा. यस और नो? लेकिन यहां ध्यान रखना, ए इज अ एरिया वेक्टर. तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को आपको समझना जरूरी है, क्योंकि यहां पर भी देखो एरिया क्या है? एक वेक्टर है. तो जैसे मान के चलो ये आपके पास में कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने यहां पर बना रखी हैं, ये बी वेक्टर है. और मान के चलो यहां पर आपने कोई एक कॉइल रख दी ऐसे, तो इसका जो एरिया है ना बेटा, ये एरिया इधर बनेगा, ये एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा, परपेंडिकुलर होता है उस सरफेस की. तो यहां पर यदि आप देखोगे तो देखो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये एरिया की डायरेक्शन, तो ये एंगल थीटा है. तो इसकी बात चल रही है बराबर. तो अब आप देखिए मैंने यहां पर क्या लिखा है कि भैया थीटा बराबर 0 डिग्री होने पर फ्लक्स क्या है? मैक्सिमम. और 90 होने पर फ्लक्स क्या है? 0. तो 90 कब होगा? जब इस कॉइल को मैं ऐसे रख दूं. ठीक है, अभी तो ऐसे है, तो अब ये ऐसे रख दिया तो भैया पूरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रहा है, इस एरिया में से पास नहीं हो रहा है. तो उस केस में हम कहेंगे फ्लक्स क्या हो गया? 0 हो गया है. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आगे यदि जब मैं बढ़ता हूं तो यहां पर लॉ आते हैं फैराडे सर के. फैराडे सर के लॉ क्या है? तो उन्होंने 2 लॉ दिए हैं. उन्होंने बोला भैया देखो सिंपल सी बात है, जो ईएमआई का जो फिनोमिना है यही इनका फर्स्ट लॉ भी है. जनरली कंबाइनली आपको बताया जाता है, बहुत जगह आप देखोगे तो कंबाइनली लिखा होता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो पहला पॉइंट है उनका, वो ये कहते हैं कि भैया जब कभी भी
किसी कॉइल से एसोसिएटेड, जब कभी भी किसी कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो आपके रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब E विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, दैट इज E बराबर मॉड ऑफ डी फाई बाई डी टी, ऐसे इन्होंने बतलाया। फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये क्या है, फैराडे सर का नियम है। लेकिन जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो भाई ऐसा भी हो सकता है कि कभी जैसे मान लो कंडक्टर में कि कोई साइड हाई पोटेंशियल कोई साइड लो पोटेंशियल, या मान लो करंट फ्लो हुआ इंड्यूस ईएमएफ के कारण, तो वो करंट की डायरेक्शन क्या आएगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कैसे करंट फ्लो हो रहा है, तो वो जो डायरेक्शन वाला जो यहां पर पॉइंट है, उस डायरेक्शन वाले पॉइंट को डिस्कस किया लेंज सर ने। उन्होंने क्या बोला कि भैया जो डायरेक्शन है इंड्यूस ईएमएफ की या करंट की वो कुछ इस प्रकार से होगी, वो कुछ इस प्रकार से होगी कि वो उस कारण का विरोध करेगी जिसने इसे क्या किया है, प्रोड्यूस किया है। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ E बराबर आएगा माइनस का डी फाई बाय डी टी, यस और नो। और फ्लक्स के फाई क्या है, यहां पर फ्लक्स है, तो ये आएगा माइनस का डी बाई डी टी, और ये आएगा बी ए कॉस थीटा। कितना आएगा, बी ए कॉस थीटा। अब आप देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हो, एरिया को चेंज कर सकते हो, थीटा को चेंज कर सकते हो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के आपके पास में अलग अलग तरीके हैं, और उन अलग अलग तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस किया जा सकता है। फ्लक्स को चेंज करने के अलग अलग तरीके हैं, और ये तरीके क्या हो सकते हैं कि आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो। अब मैग्नेटिक फील्ड को कैसे चेंज किया जा सकता है, बाय चेंजिंग द करंट थ्रू द कॉइल। एरिया को चेंज करो, कैसे, उसकी शेप वगैरह को चेंज करके। एंगल को चेंज करो, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में बनने वाले एंगल को चेंज करो। तो इस प्रकार से हम ईएमएफ यहां पर इंड्यूस कर सकते हैं, यस और नो। अब यहां पर इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्या हैं, चीजें हैं जिन्हें हमें यहां पर देखना है। तो देखो हम जब बात करते हैं तो वो बात करते हैं कि यदि आपसे पूछा गया है एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो भैया ई एवरेज जो लिखा जाएगा वो बनेगा माइनस का डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, मतलब माइनस फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी टू माइनस का टी वन। ठीक है, अब आप यहां चाहो तो मैग्नीट्यूड वाइज यदि चर्चा करना चाहो तो इस माइनस के साइन को हटा लो, तो यहां पर आपको मैग्नीट्यूड वाला सेक्शन मिल जाएगा, यस और नो। श्योर है, बोलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात होगी। और यदि आप इंस्टेंटेनियस लिखना चाहते हैं तो भैया इसको डी फाई बाई डी टी के फॉर्म में लिख दो। तो ये दो तरीके हैं। अब सवालों में क्या पूछा है, ये सवाल क्लियरली बताता है आपको कि ईएमएफ जो पूछा गया है वो एवरेज इंड्यूस ईएमएफ पूछा है या कौन सा पूछा है, ये सवाल की भाषा आपको बतलाने वाली है, बराबर है, ओके। अब यदि मैं ऐसा मान लूं कि इफ रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज कैपिटल आर and coil is forming a complete loop, तो देखो ध्यान से समझना भैया, लूप यदि कंप्लीट है तभी आपका उसमें करंट फ्लो होगा। तो उस केस में एवरेज इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल जो आएगा वो आएगा I एवरेज बराबर E एवरेज अपॉन R, दैट इज क्या लिख सकता हूं मैं, 1 बाई R और डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी।
कोई दिक्कत होगी क्या यहां पर? ऐसे ही यहां पर जो चार्ज है उसके रिलेटेड भी हम बात कर सकते हैं कि भैया एवरेज चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज जो कॉइल पे डेवलप होगा वो कितना होगा। तो हम यहां पर बात करें यदि एवरेज इंड्यूस्ड चार्ज के बारे में, तो ये कितना आएगा बराबर क्यू एवरेज बराबर ये आएगा आई एवरेज इनटू डेल्टा टी। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा डेल्टा फाई बाई आर। तो ये कुछ फॉर्मूले यहां पर बन रहे हैं जिन पर आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैंने सारी कहानी एवरेज के लिए लिखी है, यही सेम कहानी आप इंस्टेंटेनियस के लिए भी नोट डाउन कर सकते हो। ये आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट है ये सारे की सारे पॉइंट जो हमने यहां पर डिस्कस किए हैं। इंपॉर्टेंट है ये सारे की सारे पॉइंट जो हमने यहां पर डिस्कस किए हैं। सवाल इन पर स्ट्रेट फॉरवर्ड बनते हैं। फ्लक्स देगा भाई, रेजिस्टेंस देगा, इतने टाइम में चेंज हो रहा है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और बड़े ही इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। आगे जैसे हम यहां पर बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, तो भैया डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट की जब मैं बात करता हूं तो करंट विल बी इंड्यूस्ड, करंट विल बी इंड्यूस्ड in a coil in such a way that it will always oppose the cause, which has produced it। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पर जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट की जो बात चल रही है वो आपकी किस प्रकार से है, इसको हम जरा समझते हैं। मान के चलो आपके पास में यहां पर एक कॉइल है और यहां पर आपकी एक मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यदि आप मैग्नेट को मूव कराते हो टुवर्ड्स दी कॉइल, यदि आप इस बार मैग्नेट को इस कॉइल मैग्नेट की तरफ लेकर के जाते हो तो क्या होगा भैया, तो ये नॉर्थ कॉइल इसके पास में जा रही है, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज कमिंग टुवर्ड्स इट। तो यहां पर एक छोटी सी पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो है रिगार्डिंग जो भी कॉइल होती है, जैसे मान लो मैंने ये कॉइल एक बनाई यहां पर, तो देखो ये डायरेक्शन वाला खेल है और कुछ भी नहीं है। देखो ये यदि मान के चलो इस किसी कॉइल में ये करंट है, मतलब ये कौन सा करंट है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, तो भैया ये आपका नॉर्थ पोल जैसा बिहेवियर दिखलाती है ये कॉइल जब मैं इसकी तरफ देख रहा हूं। ठीक है, आई एम लुकिंग टुवर्ड्स इट। और यदि किसी इसमें कॉइल में यदि आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन का करंट है तो ये आपके साउथ पोल जैसा बिहेव करता है। ठीक है, अब इस चीज को हमें यहां अप्लाई करना होता है कि भैया देखो आपके यदि बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसकी तरफ जा रहा है, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसकी तरफ जा रहा है, तो भैया इसमें से पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, चेंज। अब फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्योंकि हमारी कॉइल कंप्लीट है तो इसमें से करंट इंड्यूस होगा, और ये करंट कैसा होगा, ये इस प्रकार से इंड्यूस होगा कि ये उस कारण का विरोध करेगा जिसने इसे प्रोड्यूस किया है। तो इसमें करंट इंड्यूस होने का कारण क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना। और ये क्यों हुआ, ये नॉर्थ पोल जो है इसकी तरफ आ रहा है, तो उसका विरोध करने के लिए ये जो कॉइल है ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगी, मतलब इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा। ये बात समझ में आई पहला। लेकिन यदि यही काम मैं ऐसे करूं, मान के चलो ये कॉइल है और ये उसी बार मैग्नेट का नॉर्थ साउथ पोल मैंने बनाए, मान के चलो इस बार मैग्नेट को मैं इससे दूर लेके जाऊं,
तो दूर जा रहा है मतलब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो ये कैसा बिहेव करेगा, ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, मतलब इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा। ये चीजें हैं, इस पर सवाल बनते हैं बेटा, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे मैंने नॉर्थ पोल के लिए किया है, क्या मैं वैसे ही साउथ पोल के हिसाब से भी कर सकता हूं? तो भैया मैंने माना यहां पर ये आपकी बार मैग्नेट का इस बार साउथ पोल है इधर में और ये नॉर्थ पोल है और ये इसकी तरफ मूव कर रहा है, इसे विरोध करना है। तो किसका विरोध करना है? आते हुए साउथ पोल का विरोध करना है, मतलब ये साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। और भैया कॉइल में साउथ पोल का मतलब होता है क्लॉकवाइज करंट, यस और नो, बात समझ में आई? और जो नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट चौथा, कि भैया देखो ये आपकी कॉइल और ये आपकी बार मैग्नेट, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, यदि साउथ पोल को यदि हम बार मैग्नेट को इससे दूर ले जाए तो क्या होगा भाई? तो आप देख रहे हो कि साउथ पोल दूर भाग रहा है, तो दूर भागने से रोकने के लिए क्या करना होगा? क्योंकि देखो उसे पसंद नहीं है परिवर्तन, बराबर, परिवर्तन पसंद नहीं है मतलब उस कारण का विरोध करना, ये तो विरोध करने का काम करता है। तो साउथ दूर जा रहा है तो दूर जाने से रोकना है, तो दूर जाने से कैसे रोका जा सकता है? इसको अट्रैक्ट करके, मतलब ये बन जाएगा नॉर्थ पोल की तरह, और नॉर्थ पोल के लिए बना है मतलब इसमें जो करंट फ्लो हुआ होगा एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हुआ होगा, इसके कारण एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हुआ होगा, तभी ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर सकता है। यस, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मैकेनिज्म ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो मैकेनिज्म है कैसे काम करता है। तो इसकी शुरुआत हमारी होती है कंडक्टर से, ठीक है। हमने माना कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L मूविंग विद वेलोसिटी V in perpendicular magnetic field B। तो क्या होगा जरा देखो यहां पर, देखो ये कंडक्टिंग कॉइल है, कंडक्टिंग रॉड है, एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ क्या है? L है, ठीक है। अब जब ये जा रहा होगा तो इसमें क्या होगा? इसमें कुछ फ्री चार्जेस होंगे, कंडक्टर तो फ्री चार्जेस होंगे। ये हमने इसे v वेलोसिटी से इधर में चलाया, किससे? v वेलोसिटी से। तो इसमें जो फ्री चार्जेस हैं इन पर लगेगा फोर्स, क्यों? मैग्नेटिक फोर्स। तो भैया जो मैग्नेटिक फोर्स लगे इस प्लस क्यू चार्ज पे, तो क्यू v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, तो अंदर की तरफ डायरेक्शन आई, तो भैया इसमें से जो प्लस चार्जेस हैं वो तो इस साइड में और जो माइनस चार्जेस हैं वो इस साइड में क्या हो जाएंगे? मूव ऑन कर जाएंगे। जब ये ऐसा मूव ऑन करेगा, प्लस चार्जेस इस रॉड के इस साइड में और लोअर चार्जेस इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा भैया? यहां पर होगा एक ईएमएफ इंड्यूस। क्यों? यहां पर हाई पोटेंशियल बन गया, यहां लोअर पोटेंशियल बन गया, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? क्रिएट होगा, जिसे लिखा जाएगा E बराबर VBL से, E बराबर VBL से, ठीक है। हम लोग यहां पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन के बारे में ही स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि एन EMF is induced in rod given by E बराबर VBL, जहां पर मैं मान लू, देखो यदि ऊपर वाले को मैंने A माना है, नीचे वाले को B माना है, तो भैया यहां पर जो ये VA माइनस VB बनेगा वो आपका VBL यहां पर बनेगा, यस और नो। और ये जो रॉड है ये आपका ऐसा यहां पर बनेगा, ये A है, ये B है और ये E बराबर VBL है, ठीक है। कोई दिक्कत होगी? ये है मैकेनिज्म, ओके, श्योर, वेरी गुड। नाउ ये यहां पर डायग्राम दिखाया गया, P और Q को लगा के V वेलोसिटी से L लेंथ का कंडक्टर इस वाले मैग्नेटिक फील्ड में चला,
तो भैया ये ऐसा यहां पर बिहेव करेगा। हायर पोटेंशियल को निकालने का तरीका, टू आइडेंटिफाई हायर पोटेंशियल टर्मिनल, क्या करो, टेक क्रॉस प्रोडक्ट, या मैं कहूं डायरेक्शन ऑफ V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर गिव्स हायर पोटेंशियल टर्मिनल साइड। ठीक है, ये एक बेसिक तरीका है हायर पोटेंशियल टर्मिनल को पहचानने का। क्लियर है, दिमाग में बैठेगा। V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर से, श्योर, क्लियर। चलो, तो यदि ये वाली बात समझ में आई तो भैया इसमें हमारे पास में एक और चीज आती है, जो आती है रोटेटिंग कंडक्टर का। क्या आता है, मतलब देखो कंडक्टर को चलाया तो भी ईएमएफ डेवलप हुआ उसके टर्मिनल्स में। यदि हम किसी कंडक्टर को घुमा दें, किसी कंडक्टर को क्या कर दें, घुमा दें परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक पॉइंट के अबाउट, तो भैया इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो आएगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। इन मोर डिटेल यदि मैं बात करूं तो ये बनेगा वीपी माइनस वी क्यू बराबर हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। सवाल बस यही मन में आएगा कि ये वीपी माइनस वी क्यू कैसे आया होगा। तो भैया इसकी भी डायरेक्शन का तरीका समझो। यहां पर ये है आपका हिंज पॉइंट जिसके अबाउट ये ओमेगा से घूमा है, तो आप हिंज पॉइंट से कहीं थोड़ा सा आकर के एक पॉइंट कंसीडर करो और उसकी वेलोसिटी को आइडेंटिफाई करो। तो देखो चूंकि ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे होगी, तो V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर से तो अंगूठा जिस डायरेक्शन में आएगा वो आपका हायर पोटेंशियल साइड होगी। क्या बोला मैंने, डायरेक्शन ऑफ V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर गिव्स हायर पोटेंशियल साइड। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा हिंज वाला पॉइंट है वही हायर पोटेंशियल पे आए। यहां पर ये V गलत है, ये नहीं है यहां पे, ठीक है, ये ऐसे भी बनेगा। श्योर, देख पा रहे हैं, क्योंकि ओमेगा ऐसा बन रहा है मेरा, उस बेसिस पर ये रहने वाली चीज है। यस, क्लियर है। तो इसके बेसिस पर एक एग्जाम्पल आता है जिसे हम साइकिल का व्हील कहते हैं। ध्यान रखना, साइकिल का व्हील कहते हैं। तो बेसिकली साइकिल का व्हील जो है वो क्या है, तो वो आपका ऐसा है कि देखो अनंत कंडक्टर्स को, या कहिए बहुत ज्यादा संख्या में कंडक्टर्स को एक साइकिल के व्हील पर, मतलब रिम पर कनेक्ट किया गया, जो साइकिल के स्पोक्स हैं उनको, ठीक है, उन्हें घुमाया जा रहा है ओमेगा वेलोसिटी से। तो भैया हम यहां पर ये कहने वाले हैं कि मान के चलो ये वाला पॉइंट है O और ये है P। O क्या है, सेंटर है, और P कोई भी रैंडम पॉइंट है साइकिल की रिम पे। तो मैंने क्या माना, मैंने माना अ साइकिल व्हील। मैंने क्या माना, एक साइकिल का पहिया जिसकी रेडियस है कैपिटल R, is rotating with angular velocity omega, in perpendicular magnetic field, तो EMF developed between center and rim कितना आएगा, E बराबर हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। ठीक है, ये आने वाला है इसका फॉर्मूला। इस पर नीट ने, ओडिशा वाली नीट हुई थी 2019 में सेपरेट, तो उसमें एक सवाल यहां पर पूछा गया है इस पर। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम लोग एक नए टॉपिक को और कवर कर रहे हैं,
दैट इज मोशन ऑफ कंडक्टर ऑन कंडक्टिंग रेल्स। कहानी क्या है समझते हैं भाई। हमारे पास में कंडक्टिंग रेल्स हैं, हमारे पास में क्या है, कंडक्टिंग रेल्स हैं, जिनका रेजिस्टेंस क्या है, 0 है, स्मूथ रेल्स हैं। हमने क्या बोला, टू पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स, टू पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स जो कैसी हैं, स्मूथ हैं। कैसी हैं बेटा, स्मूथ हैं, फ्रिक्शनलेस हैं और 0 रेजिस्टेंस वाली हैं। हमने ये माना है 0 रेजिस्टेंस वाली हैं, कनेक्टेड विद अ रेजिस्टेंस R। ठीक है, a conductor of length L is moved on it with velocity v in परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो भैया क्या होगा, यदि मैं इसे एक v कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना चाहता हूं तो मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि देखो, जब आप एक कंडक्टर को चलाओगे तो इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब इस ईएमएफ के कारण क्या हो जाएगा, ये करंट कैरिंग कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा और चूंकि लूप कंप्लीट है तो इसमें से करंट भी फ्लो होगा। अब ये जो करंट फ्लो होगा ये ऐसा हो जाएगा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा जो इस एक्सटर्नल फोर्स का क्या करेगा, अपोज करेगा, बराबर। लेकिन यदि हम इधर बैलेंस कर दें तो ये कंडक्टिंग रॉड एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से यहां पर चल सकती है, बराबर, चल सकती है। और वो फोर्स जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा F बराबर v_b²L² अपॉन R से, v_b²L² अपॉन R से इस फोर्स को दिया जाएगा। सवाल क्या है, द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप मूविंग द कंडक्टर विद स्पीड v, या हम ये कहें कि मैग्नेटिक फोर्स डेवलप व्हेन कंडक्टर इज मूव्ड विद स्पीड v बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और वो आएगा v_b²L² अपॉन R। ठीक है, अब जब हम ये चला रहे होंगे तो यहां पर पावर भी डेवलप होगी। तो पावर डेवलप इन मूविंग इन कंडक्टर या पावर डेसिपेटेड थ्रू द रेजिस्टेंस वो आएगी आपकी v²b²L² अपॉन R। फोर्स उतना आया, पावर कैसे आएगी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो देखो यहां v² हुआ है, बाकी b²L² अपॉन R एज इट इज है। ऐसे ही यहां पर ये वाली चीज यहां पर डेवलप हो रही है। श्योर है। देखो नीट ओडिशा 2019 में जो सवाल आया है क्या है, अ साइकिल व्हील ऑफ रेडियस 0.5 मीटर। तो भैया जी रेडियस आपको दे रखी है 0.5 मीटर, इज रोटेटेड विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया गया है 10 रेडियन पर सेकेंड इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी 0.1 टेस्ला विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द व्हील। इस बात को ध्यान रखना, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना आवश्यक है। मतलब कहानी ऐसे है कि ये साइकिल का व्हील है, ये इसका सेंटर है, तो ये इसके स्पोक्स होंगे, ये इसके क्या होंगे, स्पोक्स होंगे। ठीक है, और ये सारे स्पोक्स की खास बात क्या है, ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो इसके सेंटर और रिम के बीच में जो ईएमएफ डेवलप होगा वो आपका आएगा E बराबर ½ B ओमेगा R²। तो
E बराबर हाफ, B है 0.1, ओमेगा है 10 और ये 0.5 का स्क्वायर। पॉइंट से 0 काटो, E बराबर आएगा देखो 25 पचम 25, 0.25 डिवाइडेड बाई 2, मतलब E बराबर आएगा 0.125 वोल्ट। लेकिन सर ये सबका आएगा या एक का आएगा? तो भैया देखो, भले ही आप बोलो कि सर जी एक का आया, कोई बात नहीं, सारे पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो पैरेलल में तो ईएमएफ वोल्टेज सेम होता है। ये बात हम जानते हैं या नहीं जानते हैं? सोचो और बोलो भैया। ईएमएफ पैरेलल में जब हम सेल्स को कनेक्ट करते हैं, जैसे ये है, मान के चलो ये भी आपका E है, ये भी E है, तो भैया इसे डायरेक्टली E भी लिख सकते हो ना, यस और नो? यही कहानी, यही कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होता है। श्योर है क्या? बोलो भैया। आराम आराम से चल रहे हैं, बिल्कुल भी स्पीड नहीं है? श्योर? चलो एक और है यहां पर सवाल, समझना, मैंने इसका रिजल्ट के तौर पे इसको दिया है। अ करंट I0 इज फ्लोइंग इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस A नियर अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड लेंथ A, इफ द करंट डिकेज यूनिफॉर्मली टू 0 इन टाइम t0, EMF इंड्यूस इन द सर्किट। तो भैया यहां जो EMF इंड्यूस होगा वो आएगा म्यू नॉट I0 A अपॉन 2 पाई t0 ln2। डायग्राम देख लीजिए भैया, ये क्लियर कट ये वाला डायग्राम यहां पर आएगा। श्योर है? लेकिन इसमें यदि मैं इनमें ये बदल दूंगा शेप वगैरह तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। क्लियर? अब यहां पर अगला टॉपिक चालू होता है जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? whenever a magnetic field changes in a region, then an electric field is induced in that region. An electric field is induced in that region और इसे लिखा जाता है क्लोज इंटीग्रल En डॉट dr बराबर माइनस का d∅ बाय dt। यस, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी है। इसके बेसिस पर आपको दो ही केस बनेंगे और वो दो केस क्या है? मान के चलो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखो ये आपने एक r रेडियस का क्या माना? r रेडियस का फील्ड माना। इस r रेडियस में आपका मैग्नेटिक फील्ड है जो कि dB बाई dt के रेट से क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यदि आप एक ऐसा पॉइंट कंसीडर करो जो यहीं तक हो, तो भैया इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अंदर वाले पॉइंट पर, तो ये आएगा -r/2 dB बाई dt। लेकिन यदि मैं इस पॉइंट को कहीं यहां मान लूं, तो भैया इस केस में जो ये आएगा, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा -r²/2r dB बाई dt। ठीक है? तो यहां जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी खास बात क्या है कि ये सर्कुलर फॉर्म में होगा, ये सर्कुलर फॉर्म में होगा। श्योर है? और इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ में यदि आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये कुछ ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा। अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r और बाहर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, या कहो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है? एकदम बेसिक चीजें हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फिर अब हमारे पास में जो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो हमारा नॉर्मल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, या कहिए ये जो इंड्यूस ईएमएफ है और ये जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इनमें क्या अंतर है? इनमें कुछ डिफरेंस है या ये दोनों एक ही हैं? इसको हमें देखना है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको यहां पर ध्यान रखना है।
कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा चार्जेज, चाहे वो रेस्ट पे हो चाहे मोशन में हो, उससे हमारा नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। लेकिन जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण प्रोड्यूस होता है, जो हम यहां पर बात कर रहे हैं। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो स्टैटिक चार्जेस से फॉर्म होती हैं वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है, क्योंकि प्लस क्यू से ओरिजिनेट होती हैं, माइनस क्यू पे टर्मिनेट होती हैं, तो ऐसे यहां पर कहानी होती है। लेकिन जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है भैया ये आपका ऐसे क्लोज सर्कुलर मैनर में ऐसे रहने वाला, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके स्टैटिक चार्जेस से प्रोड्यूस होगा वो आपका कंजर्वेटिव होगा, लेकिन जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपका नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होगा। कंजर्वेटिव कौन सा? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ के आओ, यहां वाला नॉन कंजर्वेटिव होगा। फिर आगे क्या है? चूंकि वो कंजर्वेटिव है मतलब वहां पर एक कंप्लीट लूप का वर्क डन क्या आएगा? 0। एक कंप्लीट लूप का वर्क डन क्या आएगा? 0। जबकि यहां पर जो आएगा किसी चार्ज को मूव, क्यू चार्ज को आर रेडियस के लूप में घुमाने में जो वर्क डन आएगा वो आएगा QEn 2 पाई आर, ठीक है, QEn 2 पाई आर। श्योर? नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लाइन इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर 0 होता है, जबकि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 0 नहीं होता है। कितना होता है? माइनस का डी फाई बाई डी टी। कितना होता है? माइनस का डी फाई बाई डी टी होता है। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, जो स्टैटिक चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए सिग्निफिकेंट रखता है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। वो डायरेक्ट रिलेशन ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर वो सब वहां चलता है, यहां नहीं चलता। ये कुछ 6 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बतलाए हैं रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्टैटिक चार्जेस एंड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज बीन प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्या? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस हुए इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अगला जो पॉइंट है वो है रिगार्डिंग एडी करंट। क्या है? एडी करंट। अब ये एडी करंट क्या होता है भैया? जब आप किसी एक मेटल की प्लेट को, जब आप किसी एक मेटल की प्लेट को एक मैग्नेटिक फील्ड में से पास कराते हो, क्या कराते हो? पास कराते हो। पास कराओ मतलब इन शॉर्ट वो ऑसिलेट करे वहां पर, या उसे मूव करवाते हो, तो उस मेटल की प्लेट के अंदर में वो फ्लक्स चेंज होने के कारण मेटल के अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, भाई मेटल है मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे, वो वहां पर सर्कुलर शेप में घूमना चालू करते हैं, और सर्कुलर शेप में घूमना चालू करने के कारण उस प्लेट के अंदर में सर्कुलर शेप में करंट प्रोड्यूस करते हैं, जिसे एडी करंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडी करंट कहा जाता है। मेटल के एक कंडक्टिंग प्लेट को मैग्नेटिक फील्ड में यदि घुमाया जाए, चलाया जाए, जो कि परपेंडिकुलर होना चाहिए, बट ऑब्वियस सी बात है, तो उस कंडक्टिंग प्लेट में, मेटल की प्लेट में क्या होगा? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर शेप में घूमना स्टार्ट कर देंगे, और वो उस कंडक्टर को क्या करेंगे? लास्ट में रेस्ट पे ले आएंगे। ये ऐसे मानो, देखो ये और ये और ये, ठीक है, और आपके पास में यहां पर ये मान लेते हैं नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, और इसकी जो मोशन है ऐसे हो रही है, तो भैया इसमें ये व्हर्लपूल के शेप में करंट इंड्यूस होता है, ठीक है। ये है इसकी कहानी। इसके
एडी करंट के कुछ एप्लीकेशंस हैं जो मैंने यहां पर दे रखे हैं। पहला है मैग्नेटिक ब्रेकिंग के तौर पे इसका यूज किया जाता है। ट्रेन्स में मैग्नेटिक ब्रेकिंग के लिए, मैग्नेटिक रूप से ब्रेक लगाने के लिए एडी करंट के कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैंपिंग के लिए इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। इंडक्शन फर्नेस में भी एडी करंट का कॉन्सेप्ट यूज होता है, और जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक पावर मीटर लगे हैं उनमें भी इसी कॉन्सेप्ट का यूज यहां पर होता है। ठीक है, क्या होता है इसको आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो यहां पर स्क्रीन पे पूरा दिया हुआ एज इट इज एनसीईआरटी की लाइंस है बेटा ये। श्योर। आगे यहां पर टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हमारा सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में जब हम बात करते हैं तो ये वैसा ही फिनोमिना है जैसा करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम रेजिस्टेंस के साथ में देखते हैं, लेकिन यहां पर एक बेसिक डिफरेंस है। वो बेसिक डिफरेंस क्या है? वो है रिगार्डिंग द चेंज इन करंट। ध्यान रखना, रेजिस्टेंस की जब मैं बात करता हूं तो रेजिस्टेंस में मैं क्या कहता हूं? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द करंट फ्लोइंग थ्रू देम। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स by virtue of which it opposes the current flowing through them। लेकिन जब मैं बात करता हूं इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस क्या है? इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच अपोजेस द चेंज इन करंट। करंट का विरोध नहीं, करंट में चेंज का विरोध है। ये इंडक्टेंस कहलाता है, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। फिनोमिना को क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्शन। यस और नो? और मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को सेल्फ इंडक्टेंस। मटेरियल की प्रॉपर्टी को सेल्फ इंडक्टेंस और मटेरियल्स को इंडक्टर। जैसे रेजिस्टेंस और रजिस्टर है, वैसे ही यहां पर इंडक्टेंस और इंडक्टर है। यस और नो? बिल्कुल सिमिलर वे में। ध्यान क्या रखना है? चेंज इन करंट, नॉट द करंट। कई बार बच्चों के मन में कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए भैया। चेंज इन करंट की यहां पर बात हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि हम सेल्फ इंडक्टेंस को कैसे कैलकुलेट करें। तो जैसे कोई एक कॉइल है, मान लिए मेरे पास में ये कॉइल है, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो अज्यूम करो कि कुछ तो भी करंट फ्लो हो रहा है। अब इस करंट के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो। मैंने माना लेट्स से कि इसमें n टर्न्स हैं, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। तो इसका जो टोटल फ्लक्स बनेगा वो बनेगा n फाई। ध्यान रखना, तो n फाई के लिए भैया मैग्नेटिक फील्ड और एरिया और होल डिवाइडेड बाय करंट कर दो, तो ये इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो? इंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। पहले उसमें से करंट अज्यूम किया, इस करंट के कारण टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाला, फिर हमने टोटल फ्लक्स निकाला। तो टोटल फ्लक्स मतलब हमेशा n फाई रहेगा, इस बात को ध्यान रखें। और जो करंट हमने माना था उससे डिवाइड कर दो, तो आपका मिलेगा सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, क्या मिलेगा? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल मिलेगा। ठीक है, यहां पर एक आप इंटरेस्टिंग बात देख रहे होंगे कि जब कॉइल में n टर्न्स हैं तो यहां ये n स्क्वायर बनेगा। यस और नो? बिल्कुल सही। तो मतलब ध्यान रखें, ये छोटी छोटी चीजें हैं। हालांकि हम इस सेल्फ इंडक्टेंस के कुछ फॉर्मूले देखेंगे। ये सर्कुलर कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमने माने हैं कैपिटल N, और इसकी रेडियस हमने ले रखी है कैपिटल R। तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस म्यू नॉट पाई n स्क्वायर R बाई 2 आएगा। हमने एक सोलेनॉइड माना है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ध्यान रखना वहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लिए हैं,
लेंथ को हमने स्मॉल एल लिया है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है उसे हमने यहां पर ए माना है, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। बच्चा कई बार गलती कर देता है, स्मॉल एन और कैपिटल एन में ध्यान नहीं रहता है। सोलेनॉइड के इंडक्टेंस के टाइम पे ये बहुत सबसे ज्यादा होने वाली मिस्टेक है ये। और लास्ट में जब हम बात करें टोरॉइड की, तो टोरॉइड में भैया हमने नंबर ऑफ टर्न्स क्या माने हैं, एन माने हैं। मीन रेडियस जो है वो आपकी टोरॉइड की मानी गई है कैपिटल आर, एंड अगेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो यहां पर लिया गया है वो है ए। बेसिकली सोलेनॉइड जो है उसी को घुमा के गोल शेप में बना दिया है, तो आपके पास में बन रहा है टोरॉइड। तो ये तीनों क्या हैं, सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्मूले हैं। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें जनरली जो सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है ऐसे कि मान के चलो कोई कॉइल है या टोरॉइड है, सोलेनॉइड है, उसमें पहले नंबर ऑफ टर्न्स इतने थे तो इंडक्टेंस इतना था, यदि नंबर ऑफ टर्न्स को 2 टाइम्स कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया तो इंडक्टेंस कितना होगा। तो तीनों ही केसेस में देखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है। सर यहां तो नहीं है तो स्मॉल एन है भैया, तो इसको एक काम करो ना, इसको लिख लो एन बाई एल का स्क्वायर और ए एल लिख लो, तो यह आएगा फिर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बच्चों से गलती होती है, उन्हें याद नहीं रहता, कईयों को ये वाला याद रहता है उसमें वो स्मॉल एन लगाए आते हैं, कई को ये याद रहता है उसमें वो कैपिटल एन लगाए आते हैं। तो ऐसा ना हो, इस बात पे फोकस जरूर रखें। फिर आगे आता है वो है बेटा ईएमएफ ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो ये क्या है कि भैया हम ये कह रहे हैं कि इफ करंट थ्रू एन इंडक्टर, करंट थ्रू एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L is changing at the rate of di by dt, then EMF induced in इंडक्टर जो बनने वाला है वो आएगा E बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। माइनस साइन क्या बतला रहा है, वही लेंज लॉ वाला माइनस है, परिवर्तन का विरोध। माइनस साइन क्या बतला रहा है, परिवर्तन का विरोध। माइनस साइन से हमें मिलता E बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। मैग्नीट्यूड वाइज बात करोगे तो एक माइनस साइन को हटा लो। अब इसको समझने के लिए मैंने यहां पर 2 डायग्राम दिए गए हैं, उसको समझना है। यहां पर भैया देखो, ये हमारे पास एक एल इंडक्टर है जिसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है, और ये जो करंट है ये इंक्रीज हो रहा है। करंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ डी आई बाई डी टी। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट क्या दे रखी है, डी आई बाई डी टी दे रखी है, लिखा हुआ है यहां पे। तो इसमें जो ईएमएफ बनेगा उसका मैग्नीट्यूड तो आएगा E बराबर एल डी आई बाई डी टी। देखो यहां से हम चाहें तो E बराबर लिख सकते हैं एल डी आई बाई डी टी, लेकिन ये जो माइनस साइन जो है, जो मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन को दे रहा है, उस डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना होता है, समझो, कारण का विरोध करो बस आप तो, कि भैया देखो ये इंडक्टर है, इसे परिवर्तन पसंद नहीं है तो डी आई बाई डी टी का क्या करेगा, विरोध। इस आई से हमें कोई लेना देना नहीं है, बराबर। लेकिन इस आई का दूसरा सिग्निफिकेंस है, वो क्या है पता है, वो ये है कि इधर से आने वाला करंट बढ़ रहा है, इधर से आने वाला करंट बढ़ रहा है, या इस डायरेक्शन का करंट बढ़ रहा है, तो इंडक्टर के अंदर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इस प्रकार से होगा कि वो इधर से आने वाले इंक्रीजिंग करंट का अपोज करे। तो उसे क्या करना चाहिए, उसका विरोध कैसे होगा कि भैया ये आप अपनी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से बना ले, एल डी आई बाई डी टी के तौर पे, कि इधर से आने वाले करंट को बढ़ने से ऐसे रोका जा सकता है कि जब ये बैटरी इधर से इसमें करंट बहाए, यस और नो। वैसे ही यहां पर देखिए
कि ये कंडक्टर L, इसमें इधर से करंट आ रहा है और इस बार मैंने बोला करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो अब इसका कैसे बनाएंगे, तो देखो इधर की साइड में आने वाला, इस साइड में मतलब राइट साइड में जाने वाला करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज। राइट साइड में आने वाला करंट डिक्रीज हो रहा है, जो कि इसे पसंद नहीं आएगा। तो पसंद नहीं आएगा तो क्या करेगा, वो राइट साइड में करंट को बढ़ा देगा, और राइट साइड में करंट को बढ़ाने के लिए इधर माइनस और इधर प्लस, जिसका मैग्नीट्यूड होगा एल डी आई बाई डी टी। कितना होगा, एल डी आई बाई डी टी। यस और नो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहां पर आपकी स्क्रीन पर यहां पर दिखा है। यस। सो इससे रिलेटेड एक सवाल है जो यहां पर देखिए क्या दिया है, एक इंडक्टर जिसकी वैल्यू है 5 हेनरी, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। करंट की वैल्यू बेटा 2 एम्पियर है। सवाल को ध्यान से समझिए। फाइंड वीपी माइनस वीक्यू फॉर द गिवन सर्किट इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर इज 2 एम्पियर। ठीक है, करंट कितना है, 2 एम्पियर, एंड इट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 एम्पियर पर सेकेंड। बच्चा कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाता है। ठीक, तो वीपी माइनस वीक्यू चाहिए। वीपी माइनस वीक्यू तो बाद में देखेंगे, पहले इसको देखो। क्या देखो, इधर से आने वाला करंट क्या हो रहा है, इधर से आने वाला करंट जो है वो बढ़ रहा है। तो इसका क्या करना है, विरोध। तो इसका विरोध करने के लिए इधर से हम ऐसे एक करंट दे दें, तभी यहां पर काम बनेगा, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी भैया, एल डी आई बाई डी टी बराबर। तो ये E बराबर एल डी आई बाई डी टी यदि मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 5 इंटू डी आई बाई डी टी 4 एम्पियर पर सेकेंड, तो ये आएगा 20 वोल्ट। ठीक है, अरे ठीक है, मतलब यहां पर जो वैल्यू है ये है 20 वोल्ट। ये वाली साइड P है, ये वाली साइड Q है। तो अब आप जब यहां पर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, Vp माइनस 20 माइनस VQ बराबर 0। तो भैया जी Vp माइनस VQ जो आएगा वो आएगा प्लस का 20 वोल्ट। सही है क्या, ये गलत लिखा, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो ये प्लस होगा भाई, ये आएगा -20, सॉरी -20। इस चीज को हमेशा आपको देखना है। ठीक है, ये साइन पे ध्यान दें, ये माइनस आया है, माइनस आया है मतलब आंसर आएगा -20 वीपी माइनस वीक्यू के लिए। देखो कई बार आप इसको तो लगाया होगे, लेकिन इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखते समय आपको दिक्कत होगी। यस और नो, मैंने सही तो किया है ना ये, अरे नहीं यार पहले ही सही किया था मैंने। प्लस से माइनस पे गया तो ये बैटरी आएगी नेगेटिव, तो ये Vp माइनस 20 आएगा, ये माइनस VQ आएगा, तो प्लस ही आएगा। सॉरी बेटा, सॉरी। अरे ठीक है, PQ, इधर से जाने वाला करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये इसका विरोध करेगा, ये इसका क्या करेगा, विरोध करेगा। तो आप लिखोगे Vp माइनस 20 माइनस VQ बराबर 0। श्योर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है कि ये जो इंडक्टर है इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी उसका वैल्यू आएगा बेटा ½ Li², और जो एनर्जी डेंसिटी है वो आएगी ये। बेसिकली एनर्जी डेंसिटी जो होती है, एनर्जी डेंसिटी होती है आपकी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। एक इंडक्टर जिसकी वैल्यू L है, एक इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस L है, जिसमें से यदि I करंट फ्लो होता है तो इंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, जिसकी वैल्यू आती है U बराबर ½ Li², और उसकी जो एनर्जी डेंसिटी बन के आएगी वो B²/2 μ0 आएगी। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इससे रिलेटेड 2 शानदार सवाल हैं, इन दोनों के रिजल्ट आपको याद रखने हैं।
सवाल सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आ सकता है। जैसे एक वायर है जिसमें से आई नॉट करंट फ्लो हो रहा है, उससे डी डिस्टेंस पर एक छोटा सा क्यूब है जिसकी साइज है ए, साइड क्या है ए, बराबर। तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, ए क्यूब आएगा, बराबर। तो इसकी जो एनर्जी डेंसिटी है, सॉरी टोटल एनर्जी जो है, फाइंड द मैग्नेटिक एनर्जी। तो एनर्जी वास्तविकता में क्या है, एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बस यही है, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इंटू वॉल्यूम। तो ए क्यू को हटाओगे तो वो एनर्जी डेंसिटी निकल के आई होगी, बस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट करना है, ठीक है। और वैसे ही जैसे वायर के पास में एक क्यूब रखा है, वैसे ही हमने एक सर्कल के अंदर में एक छोटा सा क्यूब रखा है। सर्कल की रेडियस आर है और क्यूब की साइड ए है। तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी मैग्नेटिक एनर्जी, उसका ये रिजल्ट आएगा, म्यू नॉट आई नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 8 आर स्क्वायर, जबकि यहां है म्यू नॉट आई नॉट स्क्वायर ए क्यू अपॉन 8 पाई स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। दोनों अच्छे रिजल्ट हैं, इन्हें आपको याद रखना चाहिए, सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड बन सकते हैं। आगे हम यहां से सेल्फ इंडक्टेंस के बाद में हम पहुंचते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस पर। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, देखो अभी तक हम क्या कह रहे थे कि किसी कॉइल में से यदि करंट चेंज हुआ तो भैया करंट चेंज होने के कारण वास्तविकता में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण उस कॉइल में क्या हो रहा था, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। ये तो खुद की कहानी थी, सेल्फ। लेकिन यदि आपके पास में दो कॉइल हैं जो पास पास में रखी हुई हैं, अब माना कि भैया इसमें से करंट आई फ्लो हो रहा था, तो इसके कारण यहां पर ये इसकी एक्सिस पे पहुंच जाएगा, ये वाली जो कॉइल है इसकी एक्सिस पे आ गई। तो इस करंट को यदि बदलोगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, बी चेंज होगा तो भैया जी फ्लक्स भी चेंज होगा। और हम जानते हैं यदि किसी कॉइल में से फ्लक्स चेंज हो रहा हो, अब वो कहीं से भी आ रहा हो, तो उसमें क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, बराबर। तो ये जो फ्लक्स का रिलेशन है दो नेबरिंग कॉइल के लिए, ये जो फ्लक्स का चेंज होने के कारण ईएमएफ का इंड्यूस होने का जो रिलेशन है दो नेबरिंग कॉइल के लिए, इस फिनोमिना को म्यूचुअल इंडक्शन बोला जाता है। अब यहां ध्यान रखना, जब करंट दूसरी कॉइल में चेंज हुआ तो ईएमएफ पहली में इंड्यूस होगा और इसके लिए एम आएगा। देखो ध्यान रखना, यदि मुझे E1 लिखना है तो मैं या तो लिख सकता हूं माइनस एल डी आई वन बाई डी टी, और यदि मैं इसे m के टर्म्स में लिखना है तो मैं लिखूंगा माइनस एम डी आई टू बाई डी टी। ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। एक सिंगल कॉइल है तो एल आएगा, लेकिन जब दो कॉइल लिखी हैं तो सवालों में कई बार कंफ्यूजन हो सकता है, उस चीज को समझना है, ठीक है। एग्जामिनर चाहे तो डेटा को घुमा फिरा के सवाल यहां पर पूछ सकता है, ठीक है। अब ये जो m है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, वो इन दो कॉइल्स की पेयरिंग और ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। कॉइल्स की पेयरिंग पर कैसे रखी है और उनकी ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स क्या हैं, इस बात पर निर्भर करता है, जो कि यहां पर हमारे पास में, अरे ये कहां से आ गया, ये बीच में, ये शायद गलती से रह गया, मेरे गलती से वो हो गया होगा। तो ये m फाइंड करने के स्टेप्स क्या हैं भैया, एक पहली कॉइल लो जिसे हमने नाम दिया है प्राइमरी कॉइल, इसमें एक करंट मानो I1, ठीक है। इसके कारण क्या करो भैया, यहां पर एक दूसरी कॉइल लो, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लिखो B1, बराबर। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय प्राइमरी कॉइल एट द प्लेस ऑफ सेकेंडरी कॉइल। इसको ऐसे समझने के बजाय आप ऐसे समझिए, ये एक कॉइल है जिसमें आपने करंट लिया है I1, और ये यहां पर दूसरी कॉइल है, तो I1 के कारण यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड ले लो, बराबर। फिर इस फील्ड से आप मैग्नेटिक फ्लक्स निकालो और फिर इन दोनों का कॉमन फ्लक्स निकालो, दैट इज कॉल्ड एज फ्लक्स लिंकेज। एंड फिर जो टोटल फ्लक्स निकाला है उसको इक्वेट करो MI1 के,
और बाद में I1 से डिवाइड कर दो, आपको m मिलेगा, जो जनरली यहां पर N2B1A2 अपॉन I1 के फॉर्म में बनता है। जनरली मैं बोल रहा हूं, ठीक है। और जब आप B1 लिख रहे होगे तो N1 ऑटोमेटिकली आएगा B1 के अंदर में, ठीक है। दैट इज यहां पर इस चीज को दर्शाया गया है। देखो कैसे दर्शाया गया है कि भैया देखो ये सॉलिनॉइड है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स है N1, इसकी रेडियस है R1, अंदर में छोटी सी है, अंदर वाली में नंबर ऑफ टर्न्स है N2, रेडियस है R2। तो इन दोनों में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का रिलेशन बनेगा, ध्यान से देखें, म्यू नॉट पाई N1 N2 R2 स्क्वायर अपॉन 2R1, N1 N2 आ गए ऑटोमेटिकली। यहां पर R1 ग्रेटर देन R2 और जो बड़ा है वो डिनोमिनेटर में है, बड़ा जो डेटा है वो डिनोमिनेटर में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और वो है टू सोलेनॉइड्स के लिए। तो ये है भैया म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L या म्यू नॉट N1 N2 L A L। तो सेल्फ इंडक्टेंस में आपने क्या लिखा था, ये लिखा था म्यू नॉट N स्क्वायर A L। अब यहां ध्यान रखना N1 N2 आ गया बराबर, A और L क्या है, A है कॉमन सेक्शन क्रॉस सेक्शन एरिया और L क्या है कॉमन लेंथ। मतलब जब दो सोलेनॉइड्स को बनाओगे आप, जैसे ये आपने बड़ी वाली एक सोलेनॉइड बना दी और इसके अंदर में एक छोटी वाली सोलेनॉइड यहां पर आपने रखी हुई है, तो जो कॉमन लेंथ है ये वाली, ये ही आपकी L होगी और ये वाला जो एरिया है वो A होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखें, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे भाई, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, इनके डेरिवेशन से अभी कोई सेंस यहां पर नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं और देखो क्या है यहां पर, अ स्मॉलर सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस इज प्लेस इनसाइड अ लार्ज लूप ऑफ एज L। ये L के अंदर में यदि आपने एक सर्कुलर कॉइल रखी है जिसका रेडियस है A, तो इनका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस बनेगा वो बनेगा 2√2 म्यू नॉट A स्क्वायर अपॉन L। और यदि एक वायर है, ठीक है, जिससे B दूरी पर आपने एक रखा है स्क्वायर लूप जिसकी साइड लेंथ है A, उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस बनेगा म्यू नॉट A अपॉन 2 पाई LN1 प्लस A बाई B, ठीक है। ये भी दोनों रिजल्ट काम के हैं बेटा, ये स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, स्टैंडर्ड टाइप ऑफ रिजल्ट हैं। एग्जामिनर इसमें L की वैल्यू बदलेगा, A की वैल्यू बदलेगा, इसके पूछने के चांसेस कम हैं, चांसेस लेस हैं। क्यों लेस हैं भैया, क्योंकि इसमें लॉग वगैरह बनता है, तो पूछा तो डायरेक्ट फॉर्मूले में ही पूछेगा या फिर ऐसा डेटा दे देगा ताकि log 3 log 4 log 5 ऐसे टर्मिनोलॉजी यहां पर बन के आए, ठीक है। इस बात का वो विशेष ध्यान रखेगा, ठीक है। अरे श्योर हैं, ध्यान रखना ये वाली दूरी B है और ये वाली दूरी A है, ओके। चल आगे बढ़ते हैं और आगे एक टर्मिनोलॉजी आती है जिसे कहा गया कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। एक्चुअली यहां पर मुझे इसको थोड़ा सा इसको काटना पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो होती है वो होती है बेटा रेशो ऑफ फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल टू प्राइमरी कॉइल, ठीक है। इसे कहा गया है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो K बराबर आएगा फ्लक्स इन सेकेंडरी, फ्लक्स इन सेकेंडरी टू फ्लक्स इन प्राइमरी। सेकेंडरी में कितना फ्लक्स है और प्राइमरी में कितना फ्लक्स है, इन दोनों का जो रेशियो है
वो आपके पास में आएगा क्या, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के नाम से। ठीक है, श्योर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं इंडक्टर के कॉम्बिनेशंस पर। देखो पैरेलल में कॉम्बिनेशन में कोई वो नहीं है, सीरीज में दो अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं, इसको समझना है। देखो क्या है, मान के चलो दो इंडक्टर हैं आपके पास में और दोनों में से जो करंट की डायरेक्शन है वो यदि सेम हो। देखो इस कंडक्टर में भी इधर से करंट एंटर किया, इस वाले में भी इधर से ही करंट ने एंट्री ली। ठीक है, तो भैया इनका जो टोटल इंडक्टेंस बनेगा वो बनेगा L1 प्लस L2 तो है, पर साथ में ये 2M आएगा। जो M होता है वो वास्तविकता में K अंडर द रूट ऑफ L1 L2 के बराबर होता है, जहां पर आपका K क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है। ठीक है, और यदि हम ये माने कि इस इंडक्टर का पूरा फ्लक्स इससे लिंक है तो भैया K की वैल्यू 1 हो जाती है। मतलब मैं यदि लिखूं कि इफ टोटल फ्लक्स ऑफ प्राइमरी is linked with secondary, total flux of primary is linked with secondary coil, linked with secondary, तो K की वैल्यू आएगी 1, K की वैल्यू आएगी 1, तो इसलिए हमने इस फॉर्मूले में ये लिखा है। लेकिन मान के चलो कोई जरूरी थोड़ी है कि पूरा करंट सेम हो। भाई देखो ये अभी भी सीरीज में ही कनेक्टेड है, बस उल्टा घुमा के लगा दिया तो यहां से देखोगे तो करंट इस साइड से एंटर किया है, जबकि यहां देखोगे इसमें तो इससे अपोजिट डायरेक्शन में एंटर किया। इधर से करंट इधर में आ रहा है, इसमें इधर में आ रहा है, दोनों में करंट की डायरेक्शन है अपोजिट। तो इस यहां पर L1 प्लस L2 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा यहां पर देखो ये -2M बन जाएगा और M बराबर अगेन K अंडर द रूट ऑफ L1 L2। तो चूंकि हम मान के चलते हैं कि पूरा फ्लक्स लिंक कर रहा है तो इसलिए K की वैल्यू नहीं लेते हैं। लेकिन एग्जामिनर कह सकता है भैया कि 50% ही लिंक हुआ तो K की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आ सकती है। यस और नो, श्योर हैं? वेरी गुड। चलो अब यहां से आगे हमारे पास में थोड़ा सा टॉपिक बचा है, दैट इज द RLDC सर्किट। जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीरीज RC सर्किट पढ़ते हो वैसे यहां पर सीरीज RLDC सर्किट्स के बारे में बात करनी है। RLDC सर्किट में हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास में एक इंडक्टर है, एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर एक इंडक्टर, इनको सीरीज में एक स्विच के साथ में एक बैटरी के साथ में जोड़ा गया है। तो जब जोड़ा गया है तो जैसे ही एट t बराबर 0 पर इस स्विच को किया जाता है क्लोज, तो इस बैटरी से ने जो करंट प्रोवाइड किया है वो 0 से अपनी वैल्यू को बढ़ाने लगता है। जब ये करंट बढ़ने लगता है तो ये परिवर्तन इस इंडक्टर को नहीं आता है पसंद, तो ये इसका विरोध करने लगता है और यहां पर इसमें एक बैक EMF डेवलप हो जाता है, दैट इज E बराबर L di/dt। और जब इसने इसको किया तो जो टोटल सर्किट में करंट है किसी भी समय पर, वो करंट जो है वो आता है कुछ इस प्रकार से। क्या कर दिया, ये भी नहीं लिखना चाहिए था मेरे को। करंट इन सर्किट एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t, तो ये आता है I बराबर I0 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन टाउ। यहां पर टाउ जो है वो है L/R, जिसे कहा गया है टाइम कांस्टेंट, बराबर। अब ये टाइम कांस्टेंट है, मतलब टाइम की एक पर्टिकुलर वैल्यू, टाइम की एक पर्टिकुलर वैल्यू जिसमें करंट बढ़ते बढ़ते 63% की वैल्यू तक पहुंच जाता है। ये क्या है, द टाइम इन विच करंट इन RL सर्किट
RL circuit grows to 63.4% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। अब ये जो 63% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है, तो वो मैक्सिमम वैल्यू है कौन सी? तो भैया यहां पर ये जो हमने I0 लिया है, यही है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। यही क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। इसे ही बेटा हम लोग स्टेडी स्टेट करंट भी कहते हैं। स्टेडी स्टेट करंट या सिर्फ और सिर्फ स्टेडी करंट कह के भी छोड़ देते हैं। जो I0 है वो वास्तविकता में यहां पर E/R बनता है। यस और नो? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। अब यदि आप बात करोगे तो भैया करंट एट टी बराबर 0 पर, तो I बराबर आएगा 0, और इसका मतलब है कि भैया इंडक्टर बिहेव्स लाइक ओपन स्विच एट टी बराबर 0 एंड all the potential is obtained across इंडक्टर। पूरा जो पोटेंशियल है वो इंडक्टर के अक्रॉस ही मिलता है। लेकिन फिर क्या होगा भैया? इसके बाद करंट बढ़ने लगेगा। As the current increases, then at any time t, किसी भी समय t पर I बराबर आएगा I0 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन टाउ, दैट इज I0 1 माइनस ई की पावर माइनस RT अपॉन L, जिसे हम लिख सकते हैं E/R 1 माइनस ई की पावर माइनस RT अपॉन L। काफी देर होने के पश्चात एट t बराबर इंफिनिटी करंट जो है वो आपका पहुंच जाता है I0 की तरफ। इंडक्टर जो है वो आपका बिहेव करता है, इंडक्टर बिहेव्स लाइक क्लोज्ड स्विच दैट इज V अक्रॉस इंडक्टर बन जाता है 0 एंड all the potential drop is obtained across resistor। किसके अक्रॉस मिलता है? पूरा का पूरा रजिस्टर के अक्रॉस। समझना पॉइंट को। t बराबर 0 पर जैसे ही आपने स्विच को किया है क्लोज, तो करंट 0 से बढ़ना स्टार्ट होता है। तो भैया इंडक्टर को ये परिवर्तन पसंद नहीं आता, तो पूरा जो ईएमएफ इस बैटरी का वो सीधा यही मिलेगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे करंट बढ़ेगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगी, सब कुछ होगा। और जब वो ऐसा हो रहा होगा तो किसी समय टी पर करंट आपका ये वैल्यू तक पहुंच जाएगा। फिर थोड़ी देर और रुकेंगे, दैट इज कॉल्ड एज टी बराबर इंफिनिटी वाला टाइम। मतलब वास्तविकता में इंफिनिटी नहीं होता है, थोड़ी देर में स्टेडी स्टेट अचीव हो जाती है। मतलब बैटरी जो करंट प्रोवाइड कर रही है वो आपका एक कांस्टेंट वैल्यू पे पहुंच जाता है, और वो कांस्टेंट वैल्यू अचीव होने के बाद में इंडक्टर को तो फर्क ही नहीं पड़ता यदि कांस्टेंट करंट आ रहा हो। तो इंडक्टर को परिवर्तन पसंद नहीं है। ये कौन है भैया? इंडक्टर परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन वाले लोग हैं। इंडक्टर कौन है? परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, जिन्हें परिवर्तन पसंद नहीं है। तो दिक्कत कर रहे थे शुरुआत में दिक्कत कर रहे थे। टी बराबर 0 पर ये ओपन स्विच की तरह बिहेव कर रहा था, नहीं जाने दे रहा था।
लेकिन धीरे धीरे बैटरी भी कितनी देर तक, थोड़ी देर बाद कांस्टेंट करंट आ जाएगा। मिली सेकंड का हिसाब है, बस यहां मिली सेकंड का हिसाब चल रहा है। तो ये उस दरमियान स्टडी करी गई है। तो भैया मिली सेकंड के हिसाब में ये बात हुई, ठीक है भैया हमने मान लिया। तो उसके बाद में कांस्टेंट करंट आ जाएगा, कांस्टेंट करंट आ जाएगा तो भैया ये क्लोज स्विच जैसा बिहेव करने लगेगा। जो टोटल बैटरी का ईएमएफ है वो रजिस्टर के अक्रॉस हमें एज अ ड्रॉप मिलने लगेगा। ठीक है, ये थी कहानी आरएलडीसी सर्किट में ग्रोथ की। नाउ इससे रिलेटेड यदि मैं बात करूं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस यदि रजिस्टर इंडक्टर आपको निकालना है तो वीआर बराबर आप सीधा आई इंटू आर लगाइए, करंट आपके पास वेरिएबल है। इंडक्टर चाहिए तो ई बराबर एल डी आई बाई डी टी निकालिए, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, ये आपको एक मिल जाएगा। एक और चीज आती है दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ करंट इन आरएल सर्किट। कभी कभी है ना कि करंट कितना इंक्रीज हो रहा है ये पूछ लिया जाता है। तो भैया डी आई बाई डी टी के दो फॉर्मूले हैं आपके पास में, डी आई बाई डी टी बराबर एक तो है ई बाई एल ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। कभी कभी टाइम कांस्टेंट ई और इंडक्टर दे देते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी जाती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू दिए बिना आपसे रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट पूछा जाता है। इंडक्टर की दे रहा है, बैटरी की दे रहा है, आर नहीं दे रहा और टाइम कांस्टेंट दे रहा है, तो रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ करंट ये आएगा। लेकिन कभी कभी वो क्या करते हैं कि वो क्या कर देते हैं, ईएमएफ भी दे देता है, किसी समय सर्किट का करंट दे देता है और ये सारी चीजें दे देता है। तब आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। बड़ा ही आसान है डी आई बाई डी टी निकालना, डिफरेंशिएशन करके ही निकाला गया है। जो आपने आई बराबर आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, इसके जो फॉर्मेट लिखे ना ई बाई आर, ये ठीक है, इसको एक ऐसे छोड़ दो, ई बाई आर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, तो टाउ को एल और आर लिख दो। तो इन दो फॉर्मूले की मदद से ही इनको निकाला गया है डिफरेंशिएट करके। ठीक है, श्योर है। यहां पर भी ई बाई आर रहने दो ताकि आपको एक आइडिया मिले। इनसे इसको डिराइव किया गया है, याद रह पाएगा। मुश्किल है डायरेक्ट याद रख पाना, बट आप एग्जाम में निकाला कैसे, डिफरेंशिएशन से। इन दोनों का क्या करना है भाई, दोनों में से किसी भी एक फॉर्म का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करो। और जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो जो डेटा दिया है वो आपको पता ही रहेगा कि भैया डेटा क्या दिया है। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आपको रिजल्ट यहां पर मिलने लगेंगे, दोनों की दोनों। ठीक है, श्योर। अब जो करंट बढ़ के ऊपर पहुंच गया है उसके बाद में हम अगला जो पॉइंट इसमें डिस्कस करते हैं दैट इज कॉल्ड एज डीके ऑफ करंट। मतलब देखो ये कहानी अच्छी खासी चल रही थी, अब हमने क्या किया यहां पर ध्यान से देखना, हमने ये किया कि इस बैटरी में जो स्विच लगा था इसको तो कर दिया ओपन, और एक बीच में और एक स्विच लगा दिया, इसे कर दिया क्लोज। मतलब ये बैटरी का जो इसके साथ में संबंध है उसको ही हटा दिया, बैटरी के संबंध को यहां से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। और डिस्कनेक्ट करने के बाद में आपके पास में जो सर्किट बचा है वो कुछ ऐसा बचा है, ये सीधा, ये आर है, ये एल है, और इस समय इसमें से जो मैक्सिमम करंट था आई नॉट वो था। जब ये काम किया तो देखो भैया बैटरी के कारण एक कांस्टेंट करंट आई नॉट आ रहा था, बराबर है। तो जैसे ही t बराबर 0 पर आप कहानी की बात करोगे तो एट t बराबर 0 पर करंट जो है इन सर्किट, करंट इन सर्किट जो है वो है आई नॉट, जो कि E बाई आर के बराबर था, बराबर। एज द स्विच, as the battery is removed from circuit, बैटरी को सर्किट में से हटाया गया, and only R, L are kept in circuit, तो क्या होने लगेगा, करंट स्टार्ट्स डिकेइंग, करंट जो है वो डिके होने लगेगा, घटने लगेगा, डिक्रीमेंट होने लगेगा। तो भैया
करंट एट एनी टाइम टी, करंट एट एनी टाइम टी जो आपको मिलेगा वो मिलेगा I बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, जिसके अलग अलग फॉर्मेट I बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस टाउ की जगह लिख दोगे तो आर टी अपॉन एल मिल जाएगा। और थोड़ा सा लिखोगे तो I बराबर भैया आई नॉट को लिख दो E बाई आर ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, या फिर E बाई आर ई की पावर माइनस आर टी अपॉन एल। ये करंट की इक्वेशंस के अलग अलग फॉर्म्स हैं। ये करंट की इक्वेशंस के अलग अलग फॉर्म है। कब? जब आपका करंट डिके हो रहा है। अब डिके होते होते कोई अनंत काल तक चलेगा क्या? बिल्कुल एक। तो हम कहेंगे एट टी बराबर इंफिनिटी करंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। करंट इन सर्किट बिकम्स जीरो, दैट इज I बराबर आएगा। यह है कहानी ग्रोथ और डिके की। ग्रोथ में क्या था? ध्यान रखना, ग्रोथ में क्या थी कहानी? I बराबर आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। और यही कहानी जब आप बात कर रहे हो डिके की तो I बराबर आ रहा है आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी, ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ बन रहा है। यह है डिफरेंस। दो इक्वेशन को ध्यान रखो। इसमें जब टाइम कांस्टेंट होता है तो इसमें जो टाउ है, मैंने यही यूज किया है ना बस, तो यहां पर ध्यान रखना, मैंने वहां लिखा था क्या टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन? नहीं लिखी होगी ना? हाँ लिखा है। तो यहां पर क्या होगा? टाउ क्या है? द टाइम इन विच करंट जो है डिक्रीजेज टू कितना भैया? 37% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। वैसे 36.6 लिखना चाहिए था, लेकिन ठीक है उतना चलता है। ये था देखो मेन टॉपिक जो इसके अंदर में आ रहा था। अब इसके बाद में लास्ट टॉपिक है वो है आपका एसी जनरेटर। क्या है? एसी जनरेटर। अब ये एसी जनरेटर क्या होता है? जब आप एक रेक्टेंगुलर कॉइल को जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल को जिसका एरिया ए है को आप एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हो बाई सम मींस, और इस कॉइल को आप आगे ये कार्बन के ब्रोशेस स्लिप रिंग से कनेक्ट करते हो और इसे आगे इनके अक्रॉस आपको मिलता है अल्टरनेटिंग ईएमएफ, जो कि इसके आगे वाला ही चैप्टर है। तो बेसिकली क्या है? ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप एक करंट कैरिंग कॉइल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर टॉर्क लगता है। जब आप किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर लगता है टॉर्क, और वो टॉर्क के कारण अपने ओरिएंटेशन को इस प्रकार से करने की कोशिश करता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में वो पहुंचे। तो यदि आप इसे घुमाओगे तो इसमें क्या लग रहा है? एक टॉर्क, और वो जो मैक्सिमम टॉर्क लगता है वो आपको पता है निब्बा। बराबर? यस और नो? तो हमने बोला यदि इस कॉइल को यदि मैं इसकी एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर में यदि मैं घुमा रहा हूं, a rectangular coil of area is rotated in uniform magnetic field B with angular velocity omega, तो इसमें क्या होता है? NEMF, an alternating EMF is induced, और इसे दिया जाता है NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी से। तो इसमें जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ मिलती है,
वो आपके पास में आती है एन बी ए ओमेगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स हैं। बराबर ये काम कैसे कर रहा है भाई, जूनियर क्लासेस में भी बचपन में भी पढ़ाई। अल्टरनेटिंग जनरेटर क्या हो रहा है कि भैया जब इसने आपने इसको घुमाया तो इसमें से ईएमएफ कैसे आएगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज से निकालोगे ई बराबर क्या होगा, डी फाई बाई डी टी। तो डी बाई डी टी ऑफ एन बी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा को क्या ले लो, ओमेगा टी ले लो और इसको डिफरेंशिएट करो तो ये आपके पास में आने वाला है, श्योर है। तो ये एक साइनोसॉइडल फंक्शन है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू एनबीए ओमेगा यहां पर होने वाली है। सवाल बनेगा तो इन दोनों के बेसिस पर, इन दोनों पे भी नहीं, मेनली इसके ऊपर में बनेगा। इस ईमैक्स को हम यदि ई नॉट नाम दे दें तो भैया डियर फोर ई बराबर बनेगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो कि आपका अगले चैप्टर की शुरुआत है। ये जो बन रहा है इसका कैसा ग्राफ बनेगा, कैसा फंक्शन बनेगा, इसको डिटेल में पढ़ते हैं अल्टरनेटिंग करंट में। लेकिन अभी हम यहां पर ये कह रहे हैं कि ये जो यहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, पीरियडिकली अपनी डायरेक्शन को परिवर्तित कर रहा है, पीरियडिकली अपनी डायरेक्शन को परिवर्तित कर रहा है, जिसे हमने अल्टरनेटिंग ईएमएफ कहा है, जो कि हमें यहां पर कार्बन के ब्रुशेस के अक्रॉस में यहां पर मिल रहा है। और इसको हम आगे फिर लेकर के जाएंगे और फिर जो भी चीजें हमें चलानी है, जिन्हें ऑपरेटिव करना है, उनसे हम इन्हें कनेक्ट करेंगे और यहां पर आपका चैप्टर होता है भैया जी ये समाप्त। देखो इस चैप्टर में थोड़ा जो मेन खेल है वो डायरेक्शन वाला, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लेंज लॉ को इसमें ध्यान रखना। और लेंज लॉ का एकदम सिंपल फंडा है, उस कारण का विरोध करो जो इसे प्रोड्यूस कर रहा है, बस कारण का विरोध करना आ गया। देखो रियल लाइफ में तो आप बहुत विरोध करते हो, कोई टीचर पढ़ा रहा है, अरे सर ये अच्छा नहीं पढ़ा रहे, सर ये डांस करके नहीं दिखा रहे, सर ये गाना नहीं गा रहे, सर ये शेरो शायरी नहीं सुना रहे, ये हमें एंटरटेन नहीं कर रहे, हमारा एंटरटेनमेंट मिस हो रहा है, करते हो नहीं करते विरोध। बस फिजिक्स में उस विरोध को पकड़ोगे तो लेंज लॉ आपके सामने आएगा। बस समझो फिजिकली सिचुएशन क्या है, समझो सवाल में कंडीशन क्या है, और जो भी कंडीशन है उसका विरोध कर दो तो आपका लेंज लॉ का सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, बाद में जो आरएल सर्किट है उसमें वो करंट की दो इक्वेशन है, उसको ध्यान रखना, ग्रोथ ऑफ करंट में क्या हो रहा है और डीके ऑफ करंट में क्या हो रहा है। बाकी सवाल बना तो वहीं से बनेगा। बाकी जो मेन सवाल है वो आपके मोशनल ईएमआई जो है ई बराबर वीबीएल, या जो कंडक्टिंग रेल पे आप चलवा रहे हो तो फोर्स लग रहा है वीबी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर, या पावर डेसिपेटेड, ऐसे रिलेटेड सवाल यहां पर बनाए जा सकते हैं। रोटेटिंग व्हील वाला जो था बी हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, वो तो पूछा जा चुका है अभी 2 साल पहले, तो हो सकता है दोबारा ना भी पूछें, हो सकता है डायरेक्ट पूछ लें, या हो सकता है इस बार ई बराबर वीबीएल पे फोकस करें, या एसी जनरेटर का मैक्सिमम वैल्यू एनबीए ओमेगा पर वो फोकस करें। बेसिक चीजें हैं, कह नहीं सकते क्या होगा, लेकिन भाई देखो चैप्टर हमें अच्छे से आता है तो हमारे मन में ये डर कभी भी नहीं होगा कि हमसे ये चीज छूट रही है या हमें ये चीज अच्छे से नहीं आती है। ठीक है, तो कहानी को यहीं पे करते हैं समाप्त। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बेटा बस इतना ही, मुलाकात फिर से होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। तो तब तक के लिए